सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स मी, आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति यादव, हाजिर हूँ आपके सामने लेके क्लास 12th हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हमने चैप्टर मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, किंग्स एंड क्रॉनिकल। ओके, जिसका हम पार्ट 1 जो है उसको कवर कर चुके हैं। वी हैव कवर द पार्ट 1, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि किंग्स और क्रॉनिकल्स में हमें क्या पढ़ना है। वी हैव सीन कि व्हाट टाइप्स ऑफ किंग वी आर गोइंग टू स्टडी। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मुगल्स, ओके, एंड देयर आइडियोलॉजीज। ओके, व्हाट इज क्रॉनिकल्स? बेसिकली क्रॉनिकल्स क्या, इनकी आइडियोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ओके, इन्होंने जो सोचा, बोला, किया अपने रूलिंग टाइम पे, उसको एक राइटिंग फॉर्म में सेव कर लिया। ओके, जो भी इन्होंने बोला, सोचा, किया, जितने भी वॉर्स वगैरह लड़े, उनको इन्होंने अपनी राइटिंग की फॉर्म में सेव कर लिया। एंड लेटर जब मॉडर्न हिस्टोरियंस आते हैं तो वो इन राइटिंग्स को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्रॉनिकल टर्म दे देते हैं। ओके, दैट्स अ मॉडर्न टर्म। जब मॉडर्न हिस्टोरियन आते हैं तो वो इसको क्रॉनिकल टर्म दे देते हैं। एंड वी हैव सीन कि मुगल किंग्स की क्या आइडियोलॉजी थी। दे बिलीव कि दे वर अपॉइंटेड बाय द गॉड टू रूल। उनका ये मानना था कि इनको भगवान ने अपॉइंट किया है रूल करने के लिए। वी हैव सीन कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या थी। ओके, जो कुछ भी इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता था वो सब एक कंपोजिशन बना के, आई मीन इन फॉर्म ऑफ राइटिंग, वो उस डाटा को सेव कर लेते थे, ताकि उनकी आगे आने वाली जो प्रोजनी है उसको एक आइडिया लग सके कि इनके डिसेंडेंट्स क्या करते थे। ओके, कि इनके दादा परदादा कैसे थे एंड आपको कैसे रूल करना है। दीज ऑल थिंग्स वर रिटन इन दिस क्रॉनिकल। ओके, सो लेट्स वी हैव सीन कि देयर डायनेस्टिक सक्सेशन के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि बाबर थे। बेसिकली बाबर किन के डिसेंडेंट थे? फादर की साइड से तैमूर के, एंड फ्रॉम मदर ये गेंगिस खान, आई मीन चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। ओके, दोनों की ही हिस्ट्री अगर आप उठा के देखते हैं तो बोथ आर वेरी वेरी ब्रेव एंड क्रूअल लीडर। मतलब अगर इन लोगों ने कोई भी एरिया कैप्चर किया है तो वहाँ की बीमर्स यानी फीमेल बेबी सबको काट के अपना शासन करना स्टार्ट करते थे। ठीक, किसी को नहीं छोड़ते थे, ताकि किसी के अंदर जो रिवेंज की फीलिंग है वो अराइज हो और इनके खिलाफ बगावत करके इनके साथ लड़ाई तैयार करे, एक नया दुश्मन ओरिजिनेट हो। एंड वी हैव सीन कि बाबर का क्या मानना था। बाबर बिलीव दैट मुगल्स वर बारबेरिक्स। हमने ये भी देखा था कि मुगल टर्म कहाँ से अराइज हुआ है, ये मंगोल टर्म से अराइज हुआ है। इसके ऊपर वी हैव सीन द कैरेक्टर, जंगल बुक में जो मोगली कैरेक्टर है उसका नाम यहाँ से ही ड्राइव किया गया। एंड लेटर वी हैव सीन द फुल नेम ऑफ बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। ओके, बेसिकली ये फरगाना में रहा करते थे, वहाँ से इनको हटा दिया वहाँ से, तब ये बहुत छोटे थे। इफ़ यू गाइज हैव सीन द वेब सीरीज द एम्पायर, तो आप इस चैप्टर में बताई हुई चीज़ों से उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो जहीरुद्दीन बाबर फरगाना के रहने वाले थे। वहाँ पर ये बहुत छोटे थे तब इनकी फादर की डेथ हो जाती है। एंड इनके एक इनिमी अराइज होता है जिसका नाम था सेवानी खान। ओके, वो समरकंद पे कब्जा करता है। वो इनके जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इनकी कजिन्स वगैरह, उनको मारने लगता है। एंड आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपने द एम्पायर वेब सीरीज देखी। उनको मारने लगता है। लेटर वी हैव सीन कि वो इनको फरगाना से निकाल के भेज देता है। ठीक, वो फरगाना के ऊपर कैप्चर कर लेता है एंड ये कुछ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीन कि 1526 में ये इंडिया के ऊपर अपना इन्वेजन करते हैं। ठीक, इंडिया के ऊपर अपना कैप्चर करते हैं, अपनी इंडिया के ऊपर कैप्चर करते हैं। तब इंडिया में रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे वो रूल कर रहे थे। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें बाबर क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को हरा के इंडिया के तख्त को हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीन द फुल नेम ऑफ बाबर, दैट इज़ जहीरुद्दीन बाबर। लेटर हुमायूं आते हैं, जिनका फुल नेम था नसीरुद्दीन हुमायूं। इनका आप ज़्यादा रूल नहीं देख पाएंगे, बिकॉज बाबर की डेथ के बाद 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद जो हुमायूं होते हैं उनको हटा के जो शेर शाह सूरी होता है वो अपना रूल बना लेता है। एंड ये अपनी जान बचा के मतलब हार जाते हैं, इनकी सेना पूरी ध्वस्त हो जाती है। शेर शाह सूरी इन्हें मारने ही वाला होता है। एंड ही ट्राई टू एस्केप हिमसेल्फ एंड फ्लेड टू ईरान चले जाते हैं। वहाँ जाके ये शेल्टर लेते हैं। तब ईरान में रूल कर रहे थे सफ़ाविद रूलर। ओके, सफ़ाविद रूलर्स के यहाँ ये शेल्टर लेते हैं। उसके बाद जो बाबर जो हुमायूं होते हैं वो 1555 में वापस इंडिया आते हैं और जो सुर डायनेस्टी होती है उसको ख़त्म करके अपना रूल दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं। 1556 में हम देखेंगे कि ये अपनी लाइब्रेरी में होते हैं, वहाँ
की सीढ़ी पे चढ़े होते हैं और सीढ़ी से फिसलने की वजह से जो हुमायूं होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके जो अगले रूलर आते हैं उनका नाम था जलालुद्दीन अकबर। यू नो व्हाट, ये ऐसा पीरियड था जब मुगल्स की पावर एकदम हाई पीक पे थी। ओके, अकबर के टाइम पे मुगल्स की पावर एकदम हाई पीक पे थी। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो। ओके, मुगल्स की पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पे थी। इतने अच्छे से अकबर जो थे वो अपना रूल चला रहे थे। नेक्स्ट वी हैव सीन कि अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, एंड जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, उनके बाद आते हैं औरंगजेब। ओके, औरंगजेब तक तो जो मुगल का पीरियड था रूलिंग का वो बहुत अच्छा चलता है। ठीक, बहुत अच्छे से पावर में रहता है। इंडिया के जो छोटे मोटे लोकल रूलर्स होते हैं उनको अच्छे से अपने अंडर में काम करवाते हैं, तो बहुत अच्छे से चलता है। बट आफ्टर औरंगजेब मुगल डायनेस्टी की जो पावर होती है उसमें डेक्लिनेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक, वो जो ग्राफ था एकदम ऐसे से ऐसे होने लगता है। एंड वी हैव सीन कि इन 1857, ठीक, ये कौन सा टाइम है जब ब्रिटिशर्स इंडिया आ चुके हैं और इनके खिलाफ हमारे जो इंडियंस हैं उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया है। ठीक, जब इंडियंस ने रिवॉल्ट किया तो उसका चीफ मेंबर, उसका चीफ हेड बनाया मुगल रूलर, मुगल के लास्ट रूलर जिनका नाम था बहादुर शाह जफर टू। ओके, बहादुर शाह जफर टू को रूलर बनाया। वो तब बहुत ही ओल्ड हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। एंड हमने देखा था कि ये अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। हमने देखा था कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स एग्जाइल कर देते हैं। एग्जाइल मतलब देश निकाला देते हैं, बुर्मा भेज देते हैं। बुर्मा क्या है? प्रेजेंट डे म्यांमार। और इनके जो 2 बेटे होते हैं उनको शूट आउट कर देते हैं। तो दैट्स द एंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी। हमने ये जनरल इंट्रोडक्शन अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द क्रॉनिकल्स। वी हैव इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन क्यों होता था, क्यों ये क्रॉनिकल्स लिखवाते थे। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे होता था। इसमें हम देखेंगे कुछ मेजर क्रॉनिकल्स। फिर हम देखेंगे कि किस लैंग्वेज में इनका बेसिकली किस लैंग्वेज को ये प्रमोट करते थे अपने क्रॉनिकल्स को राइटिंग फॉर्मेट में सेव करने के लिए। एंड हम इसमें पेंटिंग का भी रोल देखेंगे। इतने जो टॉपिक हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको मेजर क्रॉनिकल जो आपकी बुक में दिए गए हैं जिनका नाम है अकबरनामा और बादशाहनामा, उनको कवर करवाऊंगी। ओके, सो सबसे पहले क्रॉनिकल्स की प्रोडक्शन को देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉनिकल्स की प्रोडक्शन क्यों होती थी। ओके, तो वी आर गोइंग टू सी बाय द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स टुक प्लेस। बेसिकली मुगल्स जो थे वो क्रॉनिकल्स की प्रोडक्शन करवाते थे। उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो विज़न था, वो जो बिलीव करते थे, जिस चीज़ को वो मानते थे, जिस थॉट प्रोसेस को लेके वो चलते थे, उस प्रोसेस को अपनी आगे आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करवाने के लिए। ओके, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि मुगल्स का ऐसा मानना था कि दे वर अपॉइंटेड बाय द गॉड टू रूल। तो वो अपनी आगे आने वाली प्रोजेनी को बताना चाहते थे कि वी हैव द रॉयल ब्लड। ठीक, वी हैव द रूलिंग ब्लड, हमारे अंदर रूल करने वाला ब्लड है। ठीक, चाहे कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, हमें उसको हरा के लोगों के ऊपर रूल करना है। नेक्स्ट, वो चाहते थे कि उनके जो एनिमीज़ हैं उनको एक मैसेज दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी वॉर्स के बारे में क्रॉनिकल में लिखवाया, जिसमें उन्होंने देखा, जिसमें ये लिखवाया कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें मुगल्स ही जीते हैं। ठीक, जितने भी उनके अपोजर थे जो मुगल रूलिंग के अपोजिशन में थे कि नहीं मुगल्स रूल नहीं कर सकते हैं, ये वगैरह वगैरह की बातें, तो वो जो उनके अपोजर्स थे वो फेल ही हुए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। इफ़ मैं फिर से कहूँगी, अगर आपने द एम्पायर वेब सीरीज़ देखी हुई तो आप इसके साथ रिलेट कर सकते। जो शेवानी खान था, ओके, जो बाबर का एनिमी था, जो बाबर को मारना चाहता था, तो वी हैव सीन कि बाबर ने उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक, जो बाबर के रूल का अपोजर था, बाबर ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो वही मैसेज इनको देना चाहते थे कि पास्ट में जितने भी उनके अपोजर्स आए हैं उनसे लड़ने के लिए वो सब फेल हुए हैं। और वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहते थे कि किंगडम और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जाए, हाउ टू होल्ड द किंगडम।
आप अपने राज्य को कैसे चला सकते हैं, ठीक, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक किंगडम को चलाने के लिए, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बना सकें। ओके, टू कन्वे दीज ऑल फैक्टर्स क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन होता था। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि इन क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन कौन करता था। तो हमने आपको अर्ली स्टार्टिंग में ही बता दिया होगा, क्रॉनिकल्स के प्रोडक्शन के लिए मुगल कोर्ट्स में लोगों को अपॉइंट किया जाता था, ठीक। दे वर टर्म्ड एज कोर्ट हिस्टोरियन, जिनको राजा की बचपन से लेके डेथ तक का पूरा सिनेरियो पता हो। ओके, एज पीपल्स वर अपॉइंटेड, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता था। फिर कुछ फेमस क्रॉनिकल्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली हिस्टोरियंस जो थे वो किंग की लाइफ के ऊपर फोकस करते थे, चाहे वो कैसी भी लाइफ हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, ठीक। ये जो सारी चीज़ें थी वो उन सब चीज़ों के ऊपर जो हिस्टोरियंस थे वो फोकस करते थे। अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ क्रॉनिकल्स के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो हुमायूं नामा है उसको लिखा है गुलबदन बेगम ने, ठीक। हुमायूं नामा जो क्रॉनिकल है उसको लिखा है गुलबदन बेगम ने, और कब लिखा है, C.1587। बेसिकली यहाँ सी का मतलब है सिरका, सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन मतलब लगभग इसी टाइम में लिखा गया है, नॉट श्योर, लगभग इसी टाइम में लिखा गया है। ओके, तो गुलबदन बेगम कौन थी, वो थी हुमायूं की हाफ सिस्टर, हुमायूं की हाफ सिस्टर थी जिन्होंने हुमायूं नामा को लिखा है। हाफ सिस्टर होने का मतलब, तो ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे कि आपने एक टर्म सुना होगा हरम, जिन्होंने जोधा अकबर देखा हो या जोधा अकबर मूवी देखी हो उसमें आपने ये चीज़ जरूर सुनी। इस हरम में जो राजा था, जो रूलर था, उसकी दो टाइप्स की क्वींस हुआ करती थी, एक होती थी बेगम, एक होती थी अगस। बेगम वो थी जिनका रॉयल ब्लड था, ठीक, दे हैव रॉयल ब्लड, मतलब इनके दादा परदादा रूलर रहे हों, ओके, इनके पापा वगैरह रूलर रहे हों और बहुत सारा दहेज लेके आओ। अगस वो थी जिनका रॉयल ब्लड नहीं था, जो लोकल सब्जेक्टिव पीपल्स थे, जो आम जनता थी, आम प्रजा थी, उनमें से किसी ने राजा के साथ शादी कर लिया, राजा ने उनमें से किसी के साथ शादी कर ली, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको हाफ बोला जाएगा, हाफ रॉयल ब्लड। तो ऐसे ही गुलबदन बेगम थी, वो एक अगस्त की डॉटर थी, तो इसलिए उनको हुमायूं की हाफ सिस्टर बोला गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। बेसिकली अकबरनामा के राइटर थे अबुल फजल, ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इनको कई सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, ठीक, ये बहुत अच्छे अपने तर्क देते थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट जहांगीरनामा। जहांगीरनामा जहांगीर ने खुद लिखा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट शाहजहानामा। शाहजहानामा नहीं है, इसको हम बोलते हैं बादशाहनामा। अब राजा की इतनी बड़ी लाइफ है, उसके बारे में एक किताब में तो कवर हो नहीं सकता ना, तो उसके लिए 1, 2, 3 किताबें लिखी जाती थी, ठीक। पहली जो किताब थी बादशाहनामा की, उसको लिखा था अब्दुल हामिद ने, ओके, जो कि अबुल फजल के ही स्टूडेंट थे। बादशाह चाहते थे, जो शाहजहाँ थे वो चाहते थे कि उनके दादाजी की तरह उनका भी क्रॉनिकल लिखा जाए, उतनी ही ब्यूटीफाइड तरीके से उनका भी क्रॉनिकल लिखा जाए, इसलिए उन्होंने अबुल फजल के ही स्टूडेंट को अपॉइंट किया एज अ कोर्ट हिस्टोरियन टू राइट हिज क्रॉनिकल। तो वही बात है, तो वो इनके फिर उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। उसके लास्ट में आते हैं मोहम्मद बारिस, जिन्होंने इनका थर्ड जो लास्ट रिगेन था, जो लास्ट का शासन काल था, मतलब ये बचपन का हो गया, ये यूथ एज का हो गया, ये लास्ट जो शासन काल था एट द ओल्ड एज, उसके बारे में इन्होंने लिखा, इसलिए इनका नाम यहाँ लिया गया। उसके बाद आता है मोहम्मद काजिम ने लिखा आलमगीरनामा। आलमगीरनामा क्या है, ये प्लीज़ डू राइट इन द बिलो कमेंट सेक्शन कि आलमगीर क्या है। उसके बाद अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को आपको समझाऊंगी, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि कौन लिखता था, क्यों लिखा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इनको लिखने में लैंग्वेज क्या यूज होती थी। वी हैव सीन कि मुगल्स जो थे वो 76 तुर्क्स थे, हमने इस चीज़ के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ओके। इनका ओरिजिनेशन तुर्किश था, तो ये तुर्किश लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे। बट जब ये इंडिया में आ गए 1526 में, इंडिया में उस टाइम रूल कर रही थी दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत वाले जो रूलर थे उनके कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए जो लोकल पीपल्स थे, जो लोकल इंडियंस थे, उनको इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक। इनकी मेजर लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन,
तो इंडियंस जो थे ज़्यादातर उनको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको पर्शियन लैंग्वेज आती थी। इसलिए जब मुगल्स की प्रोजनी बढ़ी, मुगल्स की जनरेशन बढ़ी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके कोर्ट में पर्शियन को ही मेजर लीडिंग लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो मुगल्स जो क्रॉनिकल्स थे वो ज़्यादातर पर्शियन में लिखे गए, ठीक, क्योंकि ये वो लैंग्वेज थी जो दिल्ली सल्तनत के लोग यूज़ करते थे। उसके बाद हम देखेंगे एक लैंग्वेज और यूज़ होती थी जिसका नाम था हिंदावी, और इस हिंदावी लैंग्वेज के कुछ वेरिएंट्स देखेंगे। वेरिएंट्स मतलब है जैसे कि मैं हिंदी बोलती हूँ, ओके, बट अगर हम यहीं गांव में चले जाएं तो उनके बोलने का जो रिथम है, जो पैटर्न है, वो चेंज हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दे स्पीक लाइक क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएंट। तो वैसे ही हिंदावी लैंग्वेज के हमें वेरिएंट देखने को मिले। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुगल्स जो थे वो छक्कई तुर्क थे, उनकी जो मदर टंग थी वो तो टर्किश लैंग्वेज थी, बट जब वो इंडिया में आ गए दे हैव टू यूज़ पर्शियन, उनको पर्शियन सीखनी पड़ी टू रूल द पीपल्स ऑफ इंडिया। तो अकबर के टाइम पे तो पर्शियन का यूज़ हुआ, पर्शियन को ही उन्होंने अपनी लीडिंग लैंग्वेज यूज़ में ला दिया, लीडिंग लैंग्वेज बना दिया। लेकिन जो बाबर थे वो यूज़ करते थे टर्की, इसलिए इन्होंने अपना बाबरनामा जो खुद से लिखा था उसको भी टर्किश लैंग्वेज में ही लिखा था। बट अब फॉर ट्रेड रिलेशन, इंटेलेक्चुअल सफ़ाविद रूलर्स के साथ, ठीक, ईरान के जो रूलर्स थे, ईरान में उस टाइम सफ़ाविदी तो रूल कर रहे थे, सफ़ाविद रूलर के साथ किंग जो था उसको पर्शियन लैंग्वेज सीखनी पड़ी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो राजस्थानी और मराठी जो तमिल है, इसमें हम इनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें मिले, इन जो स्टेट्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हमें मिले उसमें भी आपको पर्शियन बुकैब देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी आज की लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में अभी भी कुछ पर्शियन ईडियम्स हैं, ठीक, कुछ पर्शियन ईडियम्स का मतलब है मुहावरे, अभी भी हम पर्शियन लैंग्वेज के कुछ मुहावरे यूज़ करते हैं, ठीक। तो आप प्लीज़ डू राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं भी देखिए कि पर्शियन ईडियम कौन सा वाला ईडियम है, ठीक, जिसमें बेसिकली हम पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक नई लैंग्वेज का राइज हुआ जिसका नाम था उर्दू, जिसका राइज हुआ पर्शियन और हिंदावी लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से, ठीक। कुछ जो टर्म्स थे, जो वर्डिंग थी वो पर्शियन लैंग्वेज की थी, कुछ जो टर्म्स और वर्डिंग थी वो हिंदावी लैंग्वेज की थी, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुगल क्रॉनिकल्स ज़्यादातर थे वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जबकि बाबरनामा जो था उसको टर्किश में लिखा गया था। लेकिन अकबर ने क्या किया, बाबरनामा को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करवा लिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हिंदू टेक्स्ट थे जैसे कि महाभारत और रामायण, इनको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करवाया गया। महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करवा के नाम दिया गया रज़्मनामा, जिसका मतलब है बुक ऑफ वॉर। तो महाभारत के बारे में आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आपने चैप्टर्स पढ़ेंगे। वी हैव सीन 100 कौरवास प्लस 5 पांडवास, दे फाइट फॉर रूलिंग द पीपल एंड सो थिंग वी हैव स्टडीड, जब हमने महाभारत वाला चैप्टर पढ़ा होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता था। हमने अभी तक क्या देख लिया, प्रोडक्शन क्यों होता था, वाई, कौन करता था, और लैंग्वेज क्या यूज होती थी। अब हम देखेंगे कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता था। मुगल्स का जो मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन होता, मुगल्स जो क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन करवाते थे वो बेसिकली होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है मैन रिटन स्क्रिप्ट्स। उस टाइम मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह कुछ नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं। उस टाइम मेजर जो काम था वो ह्यूमन लेबर से होता था, ओके। तो मैन रिटन स्क्रिप्ट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो उस टाइम मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन होता था। मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन होने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस था जिसका नाम था इम्पीरियल किताब खाना। किताब खाना मतलब है लाइब्रेरी, और इम्पीरियल मतलब है रॉयल। अब जे राजघराने से है तो इसको नाम हमने दे दिया इम्पीरियल। तो इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट के प्रोडक्शन के लिए एक इम्पीरियल किताब खाना दे रखा था, जहाँ कोर्ट हिस्टोरियंस जाके इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे, क्रॉनिकल्स का प्रोडक्शन करते। अब हम देखेंगे कि कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था और क्या उनके रोल होते थे। देखिए, किताब खाना वो जगह थी जहाँ राजा की पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था और नई मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन होता था। अब इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के प्रोडक्शन के लिए नंबर ऑफ पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता था, जैसे कि पेपर मेकर जो एक अच्छा सा मोटा सा फोलियो टाइप का पेपर बनाता था। दूसरा था कैलीग्राफर, जिसको अच्छी सी कैलीग्राफी आती हो, ठीक, जिसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी हो। कैलीग्राफी मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग।
ताकि कोई बोल रहा है, कोई हिस्टोरियन बोल रहा है और ये कैलीग्राफर उसको लिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ग्लाइडर। ग्लाइडर क्या करता था, वो पेज को डेकोरेट करता था बाई यूजिंग इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कांच की बर्गिंग कर दी, थोड़ा सा साइड साइड से, उस टाइम स्टिकर वगैरह तो होते नहीं थे, जो मेजर पर्ल वगैरह थे उनकी कटिंग करवा के यूज़ कर लिया टू डेकोरेट द पेज, क्योंकि ये रॉयल क्रॉनिकल्स हम लिख रहे हैं ना, किसी नॉर्मल पीपल के तो नहीं लिख रहे हैं, तो उसको सजा वगैरह के भी तो रखना था टू डेकोरेट, ताकि वो लगे कि हाँ ये रॉयल ब्लड है, मतलब रॉयल किसी राजा से बिलोंग करता है, आई मीन टू से किसी राजा से बिलोंग करता है, तो इसलिए ग्लाइडर रखे जाते थे। उसके बाद हम देखेंगे पेंटर्स। पेंटर्स क्या करते थे, ये पेंटिंग्स बनाते थे, जहाँ भी कोई सीन होता था उसको इजीली डिफाइन किया जाए, कोई भी बात है उसको सीनिक फॉर्म में हम इजीली डिफाइन कर पाएँ, ताकि आगे जो जनरेशन है उसको आसानी हो इसको समझने में। उसके बाद हम देखेंगे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, ये जो पेजेस थे, ये बन के तैयार हो जाते थे, उनको बाइंड करने के लिए रखा गया था बुक बाइंडर, जो इनको बाइंड करके एक क्रॉनिकल की शेप दे देता था। ठीक, फिनिश जो मैन्युस्क्रिप्ट बनता था उसकी बहुत वैल्यू होती थी, क्यों, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग चुका होता था, इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका था। जिन बच्चों के पास इकोनॉमी होगी वो समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता था, ठीक, और उन लोगों को टाइटल भी दिया जाता था, टाइटल और अवार्ड दिए जाते थे। उसके बाद हम देखेंगे अकबर के जो फेवरेट थे कैलीग्राफी, वो थी नस्तलिक। नस्तलिक क्या है, बेसिकली इट इज़ अ आर्ट ऑफ राइटिंग इन पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में लिखने की एक राइटिंग है। उसके बाद इसको लिखने के लिए हम रीड क्या होता है, एक पेड़ होता है, आप अपनी मम्मी वगैरह से पूछेगा कि पुराने ज़माने में जब वो स्कूल जाती थी दे यूज स्लेट्स, ठीक, उस स्लेट्स को लिखने के लिए एक पेड़ था, मतलब पतली घास श्रब टाइप की, उसको काट के एक रीड की शेप दे देते थे, 5 to 10 मीटर उसकी टिप कर देते थे, इसी को हम कलम बोलते हैं। और इसको कार्बन इंक में डुबा के अपना जो भी स्क्राइबर बोल रहा है कैलीग्राफर उसको लिखता था। अकबर के जो फेवरेट कैलीग्राफर थे वो थे मोहम्मद हुसैन। इनको टाइटल दिया गया था जारीन कलम। जारीन कलम का मतलब है गोल्डन पेन, ठीक, क्योंकि इनकी कैलीग्राफी इतनी अच्छी थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इन्होंने लिख रखा है, और ये यहाँ लिख भी रहे हैं, ठीक। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होता था उनको अवार्ड्स और टाइटल भी दिए जाते थे। अब हम देखते हैं कि पेंटिंग का क्या सिस्टम था। ओके, क्रॉनिकल्स बनाने में पेंटिंग का क्या सिस्टम था। फॉर पेंटिंग जो पेज होता था ना उसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे, ठीक, जो कैलीग्राफर लिख रहा है वो पेंटर के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ देता था, ताकि पेंटर जो है वो इसमें पेंटिंग बना के एक सीनिक ब्यूटी दे पाए, लोगों को आसानी हो इस चीज़ को समझने में। पेंटिंग क्या करती थी, वो इनके रिटन टेक्स्ट को एक ब्यूटी इन्हांस कर देती थी, ठीक, ताकि लोग उसको आसानी से समझ पाएँ कि किंग कैसा था, किंगडम कैसा चल रहा था। उसके बाद अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा, मैंने आपको बताया था ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, इनको कई लैंग्वेज की नॉलेज थी, बहुत ही हाजिर जवाब इंसान थे। ये कहते हैं कि पेंटिंग क्या एक मैजिकल आर्ट है। ओके, इनके कहने का मतलब है किसी के जैसे, ये पर्शियन टर्म है, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी के जैसा बनाना, मतलब कोई 3D ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको पेपर पे 1D में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोल दिया गया तस्वीर। इसके पास एक इसके पास एक पावर होती थी जिससे लोगों को लगता था कि हाँ वो इंसिडेंट रियल में हो रहा है। उसके बाद जो पेंटिंग का जो सिस्टम हमने क्रॉनिकल्स में यूज़ कर रहे थे मुग़ल, उससे जो इनके उलामास थे, उलामास कौन थे, जैसे अपने हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं वैसे ही इस्लाम धर्म में उलामास होते हैं, ठीक, मुस्लिम सेंट्स आप इजीली कह सकते हैं, मुस्लिम सेंट्स, इनके बीच में क्लैश रहता था। क्लैश क्यों रहता था, उलामास फॉलो करते थे कुरान और हदीस को। कुरान और हदीस में ऐसा लिखा गया था कि किसी भी चीज़ को बनाना और मिटाना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो आप किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पेंटिंग नहीं बना सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि प्रॉफिट ने ऐसा कह रखा है कि किसी भी चीज़ को बनाना और मिटाना सिर्फ उनके हाथ में है, ठीक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो सरिया लॉ था, जो इनकी लॉ बुक थी जिसके अकॉर्डिंग ये चलते थे, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक, यू आर वायलेटिंग दैट बुक्स रूल। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद मुस्लिम रूलर्स क्या करते थे, अपने कोर्ट में पेंटर्स को अपॉइंट करते थे, जैसे कि जो सफ़ाविद किंग थे, सफ़ाविद रूलर्स थे ईरान के, वो बेजाद बहुत बड़े पेंटर थे उस टाइम के, मुग़ल टाइम के।
बिजात जैसे पेंटर्स को अपॉइंट करने लगे ताकि पेंटिंग के थ्रू उनका वर्ल्ड में फेम वगैरह फैले। फेम मतलब वो फेम उनको शान और शौकत मिले। उसके बाद हम देखेंगे कि हुमायूं जब ईरान से वापस आए तो वो मीर सैयद अली और अब्दुल समाद, ये दोनों ही पेंटर थे, इनको वापस अपने साथ लेके आए। ये बहुत ही अच्छे पेंटर थे उस टाइम के। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि उनके राज्य से और भी जो पेंटर्स थे वो बाद में इंडिया मूव कराते। क्यों? क्योंकि इनका जो वर्किंग फील्ड था वो बहुत ही अच्छा था। ठीक, ये जो काम करते थे वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इनको वेजेस नहीं दिए जा रहे थे। ईरान में वेजेस नहीं मिल रहे थे। इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में इनको इनके काम के अकॉर्डिंग वेजेस दिए जा रहे थे। ठीक, उसके बाद एक बात बोली गई है कि अबुल फजल सेड, अबुल फजल कहते हैं कि वो उन लोगों को पसंद नहीं करते जो लोग पेंटिंग्स को लाइक नहीं करते हैं। ठीक, जिनको पेंटिंग पसंद नहीं है वो उन लोगों को पसंद नहीं करते। तो यहाँ से बेसिकली ये टैकल कर रहे हैं उलामास को। हम देखेंगे जब आगे अपना चैप्टर प्रोसीड करेंगे कि अबुल फजल और उलामास के बीच में एक डिबेट हो जाती है पेंटिंग्स को लेके, जिसमें अबुल फजल इनको बहुत ही अच्छे जवाब देते हैं एंड लेटर उलामास जो होते हैं वो पेंटिंग के लिए एग्रीड हो जाते हैं। ठीक, कि हाँ आप क्रॉनिकल्स में पेंटिंग का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो अबुल फजल थे वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज की नॉलेज थी। ठीक, बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब इंसान थे। तो वही बात बोली गई है कि उलामास जो थे वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते थे कि आप पेंटिंग बनाएं। उन्हें ऐसा लगता था कि कुरान और हदीस जो शरिया लॉ है उसका उल्लंघन हो रहा है, सिर्फ अल्लाह ही किसी चीज़ को बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इतनी सी ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। एंड जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है करने के लिए प्लीज़ करिए आप उसको। अगर नहीं आ रहा है डू राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर को लेके प्लीज़ डू राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर and subscribe. Thank you for watching.